हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शंस। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं एक एफ जो है वो और लगा दूँ। हमारे पास ये जो टॉपिक है ना, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शंस, पहली तो बात ये है कि मैं आप इस बता दूं कि इसके अंदर हमने पढ़ना क्या है। ठीक है जी। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या देखना है कि मेरे पास ना अगर मैं दो रिएक्टेंट की बात कर लूँ, ये है जी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बाद ये है जी ऑक्सीजन, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इन दोनों के मिलने से बनती है जी H2O। अब मैं इसको बैलेंस वगैरह नहीं कर रहा क्योंकि ये केमिस्ट्री का काम है, उसमें आपने देख लेना है। वैसे अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे 2 लगा दें और यहाँ पे 2 लगा दें और इधर भी 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशंस। अच्छा, अब ये दोनों जो है ना, ये मेरे पास रिएक्टेंट हैं। कौन कौन सा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों ही रिएक्टेंट हैं। ठीक है। यहाँ पे एक प्लाटिनम कैटालिस्ट है जो दोनों को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और इससे बनता है वाटर। ये जो प्लाटिनम है ना, ये इसकी स्पीड को ज़्यादा कर रहा है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में ज़्यादा जो है स्पीड से कन्वर्ट कर रहा है। अब हमने ये देखना है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्लाटिनम के ऊपर इफेक्ट करें कि स्पीड को ज़्यादा और कर दिया जाए या स्पीड को स्लो कर दिया जाए। समझ आ रही है? तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर ना बेशुमार केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आप यहाँ पे बात जो है वो सेलुलोज की कर लें, ये एक केमिकल्स है, कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम कहते हैं सेलुलोज। अगर आप सेलुलोज की बात करें तो इसको कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में। इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करेगा? इसके लिए स्पेशल किस्म के एंजाइम है जिसको हम कहते हैं सेलुलेज। अब वो जो सेलुलेज एंजाइम है वो सेलुलोज को तोड़ेगी और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी। अब हमारा जो आज का पॉइंट है वो ये है कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेलुलेज एंजाइम पे अफेक्ट करें, असरअंदाज करें और सेलुलोज की ब्रेकडाउन और स्पीड से कर दी जाए। समझ आ रही है? तो हम इसके बारे में देखना है। 4 फैक्टर्स को हमने स्टडी करना है स्टूडेंट्स। 4 फैक्टर ऐसे हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत इंक्रीज भी कर सकते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत डिक्रीज भी कर सकते हैं। उससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्पीड अप से भी बनती है और स्लो भी हो सकती है। उन पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जब भी आप किसी भी एंजाइम को देखते हैं तो एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम की जो शेप है ना वो बड़ी स्पेसिफिक होगी। एंजाइम की शेप एक तो बड़ी स्पेसिफिक है, उसके अलावा एंजाइम जो है वो किसी भी रिएक्शन के लिए स्पेसिफाई है, उसकी ग्लोब्यूलर शेप है। ग्लोब्यूलर शेप, ये तमाम चीज़ें जो है ये एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है। और इन फैक्टर में से कोई भी फैक्टर थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो उससे कोई भी एंजाइम जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और उसकी वर्किंग जो है वो ख़राब हो जाएगी, वो डीनेचर हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। मीन के बेशुमार रीज़न जो है उसकी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। मैंने एंजाइम के फैक्टर्स में सबसे पहले टेम्परेचर को डिस्कस करूंगा, उसके बाद पीएच को, उसके बाद एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को और उसके बाद सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस को। ठीक है जी। मैं यहां पे ना एक चीज आपको बताऊं, आपकी जितनी भी बॉडी है ना, इस बॉडी में थाउजेंड्स की फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम हैं। आपकी बॉडी में कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है ही नहीं जो एंजाइम की गैर मौजूदगी में होता है। एंजाइम होगा वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, एंजाइम नहीं है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है।
तो उसमें अगर इन केस ऑफ टेम्परेचर, जब आपको बुखार हो जाता है, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, मोस्टली इन समर सीजन, तो अक्सर आप डॉक्टर को चेकअप के लिए जाएं तो गर्मियों में डॉक्टर ये कहते हैं कि आप जो है पानी नहाएं, या आप जो है अपनी बॉडी को जो आइस है, बर्फ से थोड़ा सा कूल डाउन करें। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी का जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है तो इतना ज़्यादा हो जाए कि बॉडी के अंदर इंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाए, इंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, इंसान मर सकता है। अक्सर आपने सुना है कि एक शख्स उसको टाइफाइड हुआ, एक को बुखार हुआ, उसको टेम्परेचर हुआ और उसकी डेथ हो गई। उसके पीछे मेन रीज़न यही है, और क्या है? बुखार ने, टेम्परेचर ने कौन सा उस शख्स को जला दिया है? हुआ तो यही है कि उसकी बॉडी के अंदर एंजाइम जो है वो चेंज हो गए। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ग्राफ यूज़ करता हूँ। ये जो ऊपर है ये वाला, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन के साथ ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं जी टेम्परेचर। ज़रा आप तमाम बच्चों ने ज़रा गौर से इसको समझना है। जब भी आप इसको देखते हैं, ये मेरी बॉडी का टेम्परेचर है, यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर था 0, 0 के बाद है 10, 10 के बाद है 20, 20 के बाद है 30, 30 के बाद है 40, इसके बाद है 50। ठीक है जी। मेरी बॉडी का जब 0 टेम्परेचर था ना, इसको ज़रा गौर से सुने, मेरी बॉडी का जब 0 टेम्परेचर था तो एक एंजाइम था, उसका जो एंजाइम ऊपर को जाएगा रिएक्शन रेट बढ़ता जाएगा। ये ऊपर वाली साइड पे रिएक्शन रेट बढ़ रहा है, इस साइड पे जो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है जी। मेरी बॉडी का 0 टेम्परेचर था, रिएक्शन रेट ये था, टेम्परेचर 10 हुआ, रिएक्शन रेट और बढ़ गया, टेम्परेचर 20 हुआ, रिएक्शन रेट और बढ़ गया, टेम्परेचर 30 हुआ, रिएक्शन रेट और बढ़ गया। तो यहाँ पे जाके जिसको 37 डिग्री टेम्परेचर कहते हैं, जब 37 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंचा तो रिएक्शन रेट मैक्सिमम था। जो ही टेम्परेचर 37 से इंक्रीज हुआ तो रिएक्शन रेट बजाय इसके इंक्रीज होने के रिएक्शन रेट जो है वो कम हुआ और एंजाइम की जो वर्किंग थी वो स्लो हो गई, वो डाउन हो गई। और स्टूडेंट, अगर आप टेम्परेचर को बहुत इंक्रीज कर देते हैं तो एंजाइम बिल्कुल डीनेचर हो जाएगा। ये जो हमारे पास ग्राफ नीचे को फॉल कर रहा है, इसका मतलब है कि एंजाइम डीनेचर हो गया, एंजाइम खत्म हो गया, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो गया है। इसको हम कहते हैं जी टेम्परेचर। ये पहला फैक्टर मैंने बताया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप तमाम बच्चों ने ये जहन में रखनी है कि वो एक ख़ास टेम्परेचर था जिसमें रिएक्शन रेट मैक्सिमम रहा है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इस पे बॉडी ने बहुत ही अच्छी तरह वर्क किया है। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास टेम्परेचर का। अब यहां पे एक चीज है, आपके जहन में ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि सर जो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो केमिकल रिएक्शन क्यों बढ़ता गया। ठीक है जी। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर की बात करें, वहां पे आपने पढ़ा था कि हमारे पास एंजाइम और ग्लोब्यूलर इन प्रोटीन होते हैं। ये मेरे पास एक एंजाइम है, ये है जी इसका सबस्ट्रेट। ठीक है जी, जो इसकी एक्टिव साइड पे आकर इसने जुड़ना है। मेरे पास ना इस तरह के मिलियंस की फॉर्म में एंजाइम है और मिलियंस की फॉर्म में सबस्ट्रेट है। बॉडी के अंदर कह लें, आप एक सेल में कह लें, आपके एक बीकर में कह लें, आप एक आर्टिफिशियल लैब में कह लें। अब ये यहाँ पे है। अब ये जो एंजाइम है ना, आपको पता है कि एंजाइम आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोटीन्स एंड प्रोटीन फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अब ये जो एंजाइम है इसके अंदर छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स हैं। जो ही आप इस एंजाइम का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपको पता है अमाइनो एसिड्स के अंदर एटम्स हैं, उन एटम्स में वाइब्रेशंस होगी। जब एटम और सबस्ट्रेट में वाइब्रेशंस होगी तो उनके आपस में टकराने के मैक्सिमम चांस है। जब वो आपस में टकराएंगे तो उससे फिर क्या होगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट मीन के ES कॉम्प्लेक्स बनेगा।
ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वो जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट आगे कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। समझ आ रही है? वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, सेल हो या बॉडी की बात करें, जब बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंजाइम की जो वाइब्रेशंस है, एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट करेंगे, तो उससे फिर जो है वो दोनों ही उनकी पार्टिसिपेशन जो है, उनकी आपस में कोलिजन जो है वो मैक्सिमम होगी, जिससे मैक्सिमम चांस है वो प्रोडक्ट बनने का। लेकिन आप जो इंक्रीज करते रहे टेम्परेचर, एक रेंज ऐसी आएगी कि एटम जो अरेंज हैं अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में आपस में, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, जिससे हमारे एंजाइम ही डीनेचर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो ऐसे जो है ये स्टूडेंट मैंने आपको एक ग्राफ बता दिया। नेक्स्ट मैं जो फैक्टर की बात करने लगा हूं वो है पीएच। जब आप पीएच की बात करें तो पीएच को हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये है जी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है जी। अब H+ आयन है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या है? जब यह पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की बात करें, मेरे पास ना, मैं यहाँ पे भी ऐसे ही एक ग्राफ जो है उसको बना लेता हूँ। ये जी मेरे पास एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ की दोनों साइडें जो है वो मैं लेबल करता हूँ। जैसे मैंने ऊपर रिएक्शन रेट लिखा था, यहाँ भी लिख देते हैं रिएक्शन रेट, रिएक्शंस रेट जो है, और इस साइड पे हम लिख देते हैं जी पीएच, ठीक है जी, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। कोई अब यहां पे एक चीज याद रखनी है, जो पीएच है ये क्या है? हमारी बॉडी में ना डिफरेंट एंजाइम हैं, जिस तरह के पेप्सिन, सुक्रेज, इंटेरोकाइनेज, सलाइवरी अमाइलेज, कैटालेज, कीमोट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड आर्जिनेज, ये डिफरेंट एंजाइम हैं। अब ये तमाम एंजाइम ना स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। मीन के इनको काम करने के लिए ना स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है जी। कुछ जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, कुछ न्यूट्रल में काम करते हैं, कुछ बेसिक मीडियम में काम करते हैं। जिस तरह पेप्सिन है, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो हाईली एसिडिक कंडीशन में काम करता है, pH 2 पे। सुक्रेज है, ये 4.5 pH पे काम करता है। इंटेरोकाइनेज है, ये 5.5 पे करता है। सलाइवरी अमाइलेज है, वो 6.8 पे करता है। इसी तरह आर्जिनेज जो एंजाइम है वो 9.7 pH पे काम करेगा। तो ये जो डिफरेंट एंजाइम है जो डिफरेंट pH पे काम कर रहे हैं, आपने ये इंटर टेस्ट में MCQ ज़हन में रखना है, ठीक है। और जो हमारे पास फेडरल बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं वो भी, क्योंकि मैं बताते खुद फेडरल बोर्ड से पढ़ा हुआ हूं, तो वो इस तरह के क्वेश्चंस देंगे कि अगर यहाँ पे मैं एक सेल की डायग्राम बना देता हूं, और सेल की डायग्राम बनाने के बाद मैं ना उसके 4 रीजन डिवाइड कर लेता हूं। मैं कहता हूं जी इधर pH 2 है, इधर pH 9 है, इधर pH 9.7 है, इधर, और बताएं कि चारों रीजन में कौन कौन से एंजाइम काम कर सकते हैं। तो आपको पता हो कि रीजन वाइज pH की बेस पे कौन सा एंजाइम कैसे वर्क करता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है pH का है। अब मैं यहाँ पे ना इसको ज़रा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं ना इसको लेबल करता हूँ जी, ये मेरे पास है जी 0 pH, और यहाँ ऊपर लिख देता, हाँ इधर लिख देता, यहाँ पे जी 0.5 pH, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2.5, ठीक है जी। ये मैंने लिख दी pH, और मैंने अब स्टडी करना है पेप्सिन एंजाइम को। ये जो पेप्सिन है ना, जो मैंने पहले लिखा था, मैं इनके हिंट लिख देता हूँ। पेप्सिन, सुक्रेज, इंटेरोकाइनेज, सलाइवरी अमाइलेज, कैटालेज, कीमोट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक लाइपेज, आर्जिनेज, ठीक है। इसमें से मैं पहले पेप्सिन की स्टडी करता हूं। मैंने जिस तरह इधर टेम्परेचर की बात की, यहाँ पे पेप्सिन की बात करनी है। मेरे पास ना मेरी बॉडी में जब pH सेल के अंदर 0 थी, तो पेप्सिन का रिएक्शन रेट यहाँ पे था, ऊपर रिएक्शन रेट इंक्रीज हो रहा है। जो ही pH 5 हुई तो रिएक्शन रेट इंक्रीज हुआ, 1 हुई तो रिएक्शन रेट और इंक्रीज, 1.5 हुई तो रिएक्शन रेट और 2। जब pH हुई ना बॉडी की 2, सेल की 2, तो रिएक्शन रेट मैक्सिमम था।
ठीक है। अब जिस पीएच पे मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम पीएच। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। और ऑप्टिमम पीएच के बाद आप फर्दर पीएच को इंक्रीज करेंगे तो वो एंजाइम का केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होने के बजाय जो ग्राफ है वो डाउन हो जाएगा। अगर और इंक्रीज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये एंजाइम डिनेचर हो जाएगा। समझ आ रही है? अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊं, ऊपर वाले में तो आपको समझ आ गई कि सर वो समझ आ रही है जी, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसमें कोलिजन्स हुई, एटम्स के अंदर वाइब्रेशंस हुई जिससे उनकी पार्टिसिपेशन में जो है वो हेल्प मिली। तो पीएच क्या रोल प्ले करती है? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी स्टूडेंट्स आप एक एंजाइम को देखते हैं ना, ये हमारे पास एक एंजाइम है, जब आप एक एंजाइम की स्टडी करेंगे तो एंजाइम की ये जो एक्टिव साइट है ना, एक्टिव साइट को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं कैटालिटिक साइट और दूसरे को कहते हैं चार्ज बेरिंग साइट। एक को बोलते हैं कैटालिटिक साइट और दूसरे को कहते हैं चार्ज बेरिंग साइट्स। ठीक है। अब आपको पता है कि पीएच का मतलब ही हाइड्रोजन आयन है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। जिस रीजन में पीएच ज्यादा होगी, जिस रीजन में पीएच ज्यादा होगी या बहुत कम होगी एंजाइम के लिहाज से, तो एक्टिव साइट में जो है वो चार्ज बेरिंग साइट चेंज होती हैं। अगर मैं आपको बताऊं जी पीएच जो है पेप्सिन की, पेप्सिन हाईली एसिडिक मीडियम में काम करता है, मीन के जिधर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब है जिधर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसमें भी कुछ चेंज तो आएगी ना। ये पॉजिटिव आयन और वो नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो बाद में सबस्ट्रेट को जुड़ने में हेल्प होगी, सबस्ट्रेट इजीली जुड़ सकता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखिए ना स्टूडेंट्स, अगर ये पेप्सिन एंजाइम है, इसकी ये एक्टिव साइट पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब जो मेरे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट पे भी नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव और नेगेटिव तो आपस में काम कर नहीं सकते, तो अगर वहां पे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन आयन इस एक्टिव साइट पे आकर जुड़कर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। अब सबस्ट्रेट का जुड़ना जरा इजीली है। ऐसे ही हमारे पास जो है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे पास ना नेक्स्ट दो फैक्टर्स हैं, एक को बोलते हैं एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन और दूसरे को बोलते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। मेरे ख्याल में ऊपर वाले दोनों जो हैं आपको फैक्टर्स की समझ आ गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम कॉन्सेंट्रेशंस को। ये देखें जी, यहां पे शाबाश, मेरे पास ना ये सबस्ट्रेट है और इन सबस्ट्रेट की तादाद है मेरे पास, नंबर जो है वो है 50, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये है मेरे पास एंजाइम और एंजाइम के ऊपर ये जो है ये इसकी एक्टिव साइट, ठीक है। एंजाइम की मेरे पास तादाद है 1, जरा गौर से सुनना है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब मैं केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता हूं तो इधर से एक रिएक्टेंट जो है वो इसकी एक्टिव साइट पे अटैच होगा, होने के बाद वो जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है कि इसमें मॉडिफिकेशंस हुई और ये जी लें जी ये प्रोडक्ट बन गई। अब फिर अगला सबस्ट्रेट आएगा, फिर वो प्रोडक्ट में, अब अगला सबस्ट्रेट आएगा, फिर वो प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जब एक सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे अटैच होता है, पिछले सबस्ट्रेट को वेट करना पड़ता है कि वो सबस्ट्रेट पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, फिर मैं उसके ऊपर अटैच हूं। तो मुझे यहां पे एक चीज बताएं कि दोनों में से लिमिटेड अमाउंट में कौन है तो वैसे दोनों ही लिमिटेड, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करके देखना है कि लिमिट में कौन सा है। एंजाइम यहां पे लिमिटेड है, रिएक्टेंट जो है वो बेशुमार है। आप रिएक्टेंट को यहां पे इनफाइनाइट, बल्कि आप रिएक्टेंट को 500 कर लें या 1000 कर लें, मीन के मेरे यहाँ पे 1000 बोलने का मकसद ये है कि मैक्सिमम तादाद है। यहाँ पे एंजाइम जो है वो आपके पास कम है। आपने क्या करना है कि जब यहाँ पे एंजाइम 2 करेंगे, 1 की बजाय फिर 2 सबस्ट्रेट को मौका मिलेगा। जब एंजाइम 3, 4, 5, 6 करेंगे तो प्रोडक्ट्स की स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो डिपेंड किस पे कर रही है, वो एंजाइम कंसंट्रेशन पे कर रही है। तो अगर यहां पे मैं इसका ग्राफ बना लूं
तो इस साइड पे अगर मैं लिख दूं कि ये हमारे पास है रिएक्शन रेट, और रिएक्शन रेट के बाद इधर जो है हम अगर कहें कि यहाँ पे इंजाइम कॉन्सेंट्रेशंस, इस साइड पे आप कह लें जी इंजाइम कॉन्सेंट्रेशन और इधर रिएक्शन रेट। जी मेरे पास पहले रिएक्शन रेट यहाँ पे था, जब मतलब कि इंजाइम एक था, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट तो बेशुमार थे लेकिन इंजाइम एक था, रिएक्शन रेट बहुत स्लो था। जो मैंने रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता गया इंजाइम को इंक्रीज करता गया, रिएक्शन रेट इंक्रीज होता गया। अब देखिए रिएक्टेंट कितने हैं 500, इंजाइम एक था। अगर मैं करता जाऊं, अगर मैं 500 इंजाइम कर दूं तो सारे के सारे रिएक्टेंट को एक्टिव साइट पे जगह मिल जाएगी और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और पीछे रिएक्टेंट ही कोई नहीं है। फिर उसके बाद फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनेगी क्योंकि पीछे रिएक्टेंट खत्म हो गया है। जितने रिएक्टेंट है उतने हमने इंजाइम ऐड कर दिए। तो जब रिएक्टेंट भी खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारा ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। पहले जो इंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की थी तो हमारे पास जो है वो रिएक्शन रेट इंक्रीज हुआ था, लेकिन एक रेंज के बाद रिएक्शन रेट बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। ठीक है, इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं कि तमाम इंजाइम सैचुरेटेड हो चुके हैं। तमाम इंजाइम जो है वो सैचुरेटेड हो चुके हैं, उनको ऊपर जो है रिएक्टेंट उसके ऊपर अटैच करने के लिए वो सारे फुलफिल हो गए हैं, पीछे इंजाइम भी अवेलेबल नहीं है और रिएक्टेंट भी अवेलेबल नहीं है, तो हमारा जो ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। इंजाइम्स कॉन्सेंट्रेशन और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहां पे ऐसे कर लूं कि मैं एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन कर लूं 500 और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कर दूं 1, अब देखें जो ही रिएक्शन रेट स्टार्ट होगा सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच है। अब बाकी 499 एंजाइम अवेलेबल है लेकिन पीछे रिएक्टेंट नहीं है। यहां पे लिमिटेड अमाउंट में कौन सा है, रिएक्टेंट। सेम यहां पे अगर मैं इसको रेड ग्राफ से शो करूं तो मेरे पास क्या हुआ कि मैंने दूसरे केमिकल रिएक्शन में जब सबस्ट्रेट, पहले एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन थी, दूसरी है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। जब मैंने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को देखा, मैंने पहले रिएक्शन रेट स्लो था, बाद में जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती गई तो रिएक्शन रेट बढ़ता गया। एक रेंज आई कि रिएक्शन रेट जो है फिर स्ट्रेट हो गया। वो कौन सी, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों ही सेम हो गए तो रिएक्शन रेट बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, लेकिन ये मुझे पता आपको समझ आ गया, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि पहले दोनों ग्राफ में रिएक्शन रेट स्ट्रेट नहीं होता, पहले दोनों में फॉल डाउन हो गया, अगले दोनों में जो है वो स्ट्रेट हो गया। तो उसकी रीजन ये है कि पहले दोनों में एंजाइम डीनेचर हो जाता है, हाईली एसिडिक पीएच, हाईली पीएच और हाईली टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर हो जाता है। इसमें यह है कि कम से कम एंजाइम तो डीनेचर नहीं होता। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते जाएं या बहुत बढ़ा दें तो एंजाइम डीनेचर नहीं होगा, बल्कि वो ग्राफ स्ट्रेट रहेगा। ठीक है जी, अब यहां पे एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम ये वाला ग्राफ बनाते हैं ना, तो इनको बनाने के बाद ना लास्ट पे हम यहां से ऐसे डॉटेड सा ग्राफ शो करते हैं ऊपर को। टेम्परेचर के केस में हम जो है ऐसे डॉटेड सा। अब ये डॉटेड किसको शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि अगर हमारा जो कैटालिस्ट है, जिसको हम एंजाइम और बायो कैटालिस्ट, अगर हमारा कैटालिस्ट इनऑर्गेनिक है, अगर वो मतलब कि ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक तो मॉलिक्यूल आपको पता है वो टूट जाते हैं टेम्परेचर पे इंक्रीज करने से। अगर वो इनऑर्गेनिक है तो वो जो इंक्रीज टेम्परेचर करते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, वो ग्राफ नीचे फॉल डाउन नहीं करेगा। ठीक है, आपने पढ़ा कि प्लैटिनम कैटालिस्ट है या केमिस्ट्री के अंदर ऐसे कैटालिस्ट हैं या 1000 टेम्परेचर पे भी डीनेचर नहीं होते, वो वर्किंग उनकी बढ़ती रहती है। अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन में आयरन की एग्जांपल ले लूं, आयरन जो है या मतलब हमारे पास स्टील है, तो ये तो हजारों टेम्परेचर पे जाके भी काम करता है। ठीक है जी, तो इसमें जो है ये ग्राफ बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमने देखा। इनके अंदर जो चीज़ थी मैंने आपको पूरी कोशिश की समझाने की, ताकि आप इन तमाम पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें, आप समझें। तो इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट हो तो आप मेरे साथ वो डिस्कस कर सकते हैं, वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम अपनी वीडियो को यहाँ पे स्टूडेंट कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।